नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बजर बट्टू के इस धमाकेदार एपिसोड में। आज के टाइम में मैं और आप जिस ट्रैप में फंसे हुए हैं वो कोई इत्तेफाक नहीं है। 1970 से 80 के बीच में एक एवरेज इंसान अपनी 4-5 साल की कमाई जोड़कर एक घर खरीद सकता था। आज एक एवरेज घर की कीमत आपकी एनुअल इनकम से 10-12 गुना ज्यादा है। क्या बात कर रहे हैं? लेट्स से आपकी सैलरी 6 लाख रुपए सालाना है और आपने घर देखा जिसकी कीमत लगभग 85 से 90 लाख रुपए है, जो कि आज के टाइम में बिल्कुल नॉर्मल बात है। अब अगर आपको वो घर खरीदना है तो आपको 12 साल तक सारे रुपए बचाने पड़ेंगे बिना एक भी रुपया खर्च किए, जो कि प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल बात है। गुड मॉर्निंग पाइनएप्पल, लुकिंग वेरी गुड, वेरी नाइस। अब आप कहोगे कि सैलरी बढ़ेगी भी तो है ना, लेकिन पुत्र जी घर की कॉस्ट भी तो बढ़ेगी उसी रफ्तार से। 70% नौकरियों के लिए महंगी डिग्री तो चाहिए, लेकिन डिग्री मिलने के बाद जो शुरुआती सैलरी मिलती है उससे महीने का किराया और छोटे छोटे लोन की किस्त भरना भी मुश्किल है। भाई मुझे माफ कर दो। बहुत अच्छी एमएनसीज की भी बात करें तो एवरेज पैकेज आज भी 3.5-4 लाख रुपए ही है। अब वो जॉब करने के लिए टियर 1 सिटी में रहना पड़ेगा, जहां पे रेंट, खाना खर्चा और ट्रांसपोर्टेशन ही मिनिमम 20 से 25 हजार रुपए है। मतलब बिल्कुल कट टू कट हिसाब है। अब इस सब के ऊपर दिखावे का प्रेशर भी तो है, इसलिए लोग आज अपनी औकात से बाहर जाकर आईफोन और महंगे कपड़े क्रेडिट कार्ड और ईएमआई पर खरीद रहे हैं। अब भाई एमएनसी वाली लाइफस्टाइल भी तो मेंटेन करनी पड़ेगी ना। अब जब खर्चे इतने ज्यादा हैं कि पैसे पूरे ही नहीं पड़ रहे हैं तो पैसिव इनकम के नाम पर उन्हें क्विक मनी भी चाहिए, इसलिए वो स्टॉक मार्केट में जुआ खेलते हैं और अपना जो बचा कुचा पैसा है वो भी गंवा देते हैं। अब नाम भी मेरा होगा, क्लाइंट भी मेरा होगा और प्रॉफिट भी मेरा। और अभी तो वॉर का टाइम चल रहा है, जो कि इसका सबसे बड़ी एग्जांपल है। पूछना अपने आसपास के लोगों से, कोई ना कोई तो स्टॉक मार्केट में लॉस खाने वाला निकल ही आएगा। मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया है, इतना लाइफ खराब हो गया है मेरा। दरअसल बात ऐसी है कि जब लोगों को दिख रहा है कि वो चाहे कितनी भी मेहनत कर ले, चाहे जितनी सेविंग्स कर ले, वो कभी भी अपनी पसंद का घर नहीं खरीद पाएंगे और रिटायर होने की बात तो जाने ही दो, तो वो क्या करते हैं, वो गिव अप कर देते हैं और सॉफ्ट सेविंग या योलो, यू ओनली लिव वंस वाली लाइफस्टाइल की तरफ इंक्लाइंड हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लोग छोटी छोटी खुशियों में पैसे खर्च करने लगते हैं, जैसे महंगी कॉफी या बाहर खाने पर। आजकल लोग पहले के कंपैरिजन में इन चीजों पर इसलिए ज्यादा खर्च कर रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि बचत करके भी वो एसेट्स या बड़ी चीजें जैसे घर गाड़ी नहीं खरीद पाएंगे। आई एम श्योर आप लोगों में से काफी लोग इससे रिलेट कर पा रहे होंगे। अक्सर बड़े लोग कहते हैं कि आज के बच्चे आलसी हैं और अपना सारा पैसा बस फालतू के पिज्जा, बर्गर और महंगी कॉफी पर उड़ा देते हैं। बेटा, तुमसे ना हो पाएगा। एंड आई एम श्योर आप भी यही सोच सोचकर गिल्टी फील करते होंगे, लेकिन मेरे दोस्त हकीकत कुछ और ही है, क्योंकि आपको इस ट्रैप में जानबूझकर फंसाया गया है। क्या बात कर रहे हैं? उन लोगों के द्वारा जिनके लिए आप इंसान नहीं, बस एक मार्केट, एक कंज्यूमर और प्रॉफिट कमाने का एक जरिया हो। सच तो यह है कि आज का इकोनॉमिक गेम ही कुछ इस तरीके से सेट किया गया है कि मैं और आप चाहे जितनी मेहनत कर ले, हम उस फिनिश लाइन तक कभी नहीं पहुंच सकते जहां हमारे बाप दादा पहुंच गए थे। डेटा साफ बताता है कि बेबी बूमर्स के कंपैरिजन में आज के युवाओं की परचेजिंग पावर 86% तक गिर गई है। ये वाला थोड़ा टफ हो गया ना, कोई नहीं, भाई आया बता के जाएगा। मान लो कि आपके पिताजी जब अपनी जवानी में थे तब उनके पास 100 किलो राशन खरीदने का बजट था, लेकिन आज के जेनजी और मिलेनियल के पास उनके जितनी ही मेहनत करने के बाद भी सिर्फ 14 किलो राशन खरीदने का बजट है। बाकी का 86 किलो महंगाई और कम सैलरी के हत्थे चढ़ गया। माँ की आधी सैलरी बाबा की दवाइयों में जाती है, कमों की शादी नहीं हो रही। अभी भी नहीं समझ आया? कोई सीन नहीं, एक और बढ़िया से एग्जांपल देता हूं। सिंपल सी बात है कि अगर आपके पापा अपनी जवानी में 100 रुपए में एक अच्छी शर्ट खरीद सकते थे, तो आज वैसी ही शर्ट खरीदने के लिए आपको 700 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। और पता है दिक्कत कहां है? दिक्कत ये नहीं है कि चीजें 700 की हो गई हैं, दिक्कत ये है कि चीजें तो 7 गुना महंगी हो गई हैं, लेकिन आपकी सैलरी उस हिसाब से नहीं बढ़ी है। क्या करें फिर? गरीबी में जीना कला है, हम सिखाएंगे तुम्हें। अब ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि हम इस पूरे ट्रैप में फंसे कैसे और धीरे धीरे और ज्यादा फंसते ही क्यों चले जा रहे हैं, है ना? अब मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात बताता हूं। तो माय लॉर्ड, बड़े ही दुख के साथ सूचित किया जाता है कि जिन छोटी छोटी चीजों की वजह से हम लोग इस ट्रैप में फंसते जा रहे हैं, उस ट्रैप में हमें कोई अनजाने में या गलती से नहीं फंसाया गया, बल्कि बहुत ही सोचे समझे तरीके से फंसाया गया है।
और इसमें सबसे बड़ा हाथ जो है वो है आसान लोन्स, क्रेडिट कार्ड्स और सोशल मीडिया का। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। आपको पता है पुराने जमाने में लोग तब तक कोई चीज नहीं खरीदते थे जब तक उनके पास पूरे पैसे ना हो और वो लोन या ईएमआई पे कोई चीज खरीदते ही नहीं थे। उनका सिंपल सा फंडा था कि जितनी लंबी चादर हो उतने ही पैर फैलाओ। अगर 10,000 का मोबाइल लेने के पैसे हैं तो उतने का ही लो, ये नहीं कि सैलरी तो 25,000 की है और मोबाइल ले लिया 1 लाख वाला कि देखो भैया मेरे पास भी आईफोन है। दोस्त बेकारी नहीं है अपन, बहुत पैसे अपने पास। अब इससे तो चादर फट ही जाएगी ना, और फट रही भी है, बस किसी को पता नहीं चल रहा क्योंकि साइलेंसर बहुत स्ट्रांग है। कुछ की चादर तो इतनी फट चुकी है कि अगर उनके आईफोन की डिस्प्ले भी चली जाए तो भाई साहब एक और लोन लेना पड़ जाए ठीक कराने के लिए। मेरे तो लग गए। लेकिन भाई साहब आज की बैंकों और फिनटेक कंपनियों ने हमको बाय नाउ पे लेटर और नो कॉस्ट ईएमआई का ऐसा खतरनाक लॉलीपॉप दिया है कि हमें उधार लेना एक जेन्युइन ऑप्शन ही लगने लगा है कि लोन तो ले ही सकते हैं, इसमें क्या प्रॉब्लम है, सब तो लेते हैं। लेकिन मेरे दोस्त अम्मी जान कहती थी कि कोई लोन छोटा नहीं होता और लोन से बड़ा कोई चक्रव्यूह नहीं होता, और इस चक्रव्यूह में सीधा वीरगति की प्राप्ति होती है। मेरे भाई आपको गलत बताया गया है। दरअसल लोन कोई सही ऑप्शन नहीं है, बल्कि इसका सीधा सीधा मतलब है आपके फ्यूचर की आजादी को गिरवी रखना। क्योंकि जैसे ही आप ईएमआई पर कोई आईफोन या गैजेट लेते हो, आप अगले 1-2 साल के लिए उस लोन देने वाली कंपनी के बंधुआ मजदूर बन जाते हो, क्योंकि अब आपकी सैलरी का एक बड़ा हिस्सा पहले से ही किसी और का हो चुका है। लेकिन मजे की बात तो यह है कि ये जो लोन का जाल है वो इतना ज्यादा महीन और इनविजिबल है कि आपको कभी फील ही नहीं होने देता कि आप अपनी कमाई से ज्यादा खर्च कर रहे हैं। और पता है कि ये आपको कब समझ में आएगा कि ये सच में बेवकूफी थी? जब आप या आपके घर में कोई बीमार पड़ेगा या कोविड जैसी सिचुएशन आएगी, तब आपको एक और लोन लेना ही पड़ेगा, उसके अलावा कोई और ऑप्शन ही नहीं होगा। और बीमारी तो छोड़ो, कई लोग आज ऐसे हैं कि सीरियस हेल्थ इश्यूज झेलते रहते हैं लेकिन डॉक्टर को दिखाने नहीं जाते, क्योंकि सारे खर्चे और सारी ईएमआई देने के बाद पैसा ही नहीं बचता है। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। अब दूसरी तरफ इस चक्रव्यूह को बनाने में सबसे बढ़िया रोल जो प्ले कर रहे हैं वो है सोशल मीडिया और इसके एल्गोरिदम। दरअसल ये करते क्या है कि ये हमारे दिमाग में एक तरह की स्टेटस एंजाइटी पैदा करते हैं, क्योंकि इंस्टाग्राम और फेसबुक पर जब हम दूसरों को महंगी महंगी गाड़ियों में लॉन्ग ड्राइव पर जाते हुए देखते हैं, फॉरेन की ट्रिप्स मारते हुए देखते हैं और महंगे महंगे ब्रांडेड कपड़े पहनते हुए देखते हैं, तो हमारे अंदर एक बेचैनी सी होने लगती है, जिसे मार्केटिंग में FOMO फोमो फियर ऑफ मिसिंग आउट कहते हैं, यानी कुछ छूट जाने का डर। तब हमें लगता है कि महंगी नहीं तो चलो ठीक ठाक गाड़ी ही सही, फॉरेन ट्रिप नहीं तो चलो कसोल की ट्रिप ही सही, अगर गुच्ची और अरमानी नहीं तो चलो ज़ारा और जॉकी ही सही। जबकि असल में बजट जो होता है सिर्फ डिक्सी स्कॉट और अमूल माचो खरीदने का ही होता है। लेकिन बेचैनी तो बेचैनी है। और एक बात यह है कि एडवर्टीजमेंट्स अब सिर्फ टीवी पे नहीं आते, क्योंकि ज्यादातर लोगों ने और नई जनरेशन ने, जिसे हम जेनजी कहते हैं, उन्होंने टीवी देखना बंद कर दिया है और सिर्फ मोबाइल फोन से ही चिपके रहते हैं। इसलिए ब्रांड्स क्या करते हैं कि वो आपके फेवरेट इन्फ्लुएंसर्स के थ्रू आप तक अपने ब्रांड्स के एडवर्टीजमेंट्स पहुंचा देते हैं। और क्योंकि ये एडवर्टीजमेंट्स आपके फेवरेट इन्फ्लुएंसर्स के थ्रू प्रेजेंट किए जाते हैं, तो वो आपको एडवर्टीजमेंट्स की जगह सजेशन लगते हैं। और इसका रिजल्ट ये है कि आज हम उन चीजों को खरीदने के लिए पैसे लुटा रहे हैं जिनकी हमें जरूरत ही नहीं है, वो भी उन लोगों को इंप्रेस करने के लिए जिन्हें हम शायद ना तो जानते हैं और ना शायद उन्हें हमसे कोई खास फर्क पड़ता है। सीधे हो जा, ज्यादा मेहनत मत कर, सीधे रहे, सीधे रहे। और ये जो दिखावे की होड़ है ना, इसी का सबसे बड़ा रोल है हमारी बचत ना होने देने में, क्योंकि हर महीने एक नया ट्रेंड आता है जो हमें बताता है कि भैया अब ये खरीद लो, अब वो खरीद लो। और पता है इस पूरे ट्रैप को और ज्यादा मजबूत क्या बनाता है, जिससे ये हमको हमेशा उलझा के रख पाता है? दरअसल वो हमारी खुद की एक गंदी आदत है, जिसे हम कहते हैं इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अब सच तो ये है कि इस गंदी आदत में भी हमें जानबूझकर फंसाया गया है, लेकिन गंदी आदत तो गंदी आदत ही है। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन यानी हर चीज तुरंत चाहिए, 10 मिनट में चाहिए। आज के टाइम में जब खाना 10 मिनट में घर आ जा रहा है, ग्रोसरी 6 मिनट में घर आ जा रही है, तो हमारा जो पेशेंस है ना, उसकी डेथ हो चुकी है। और ये हमें समझ नहीं आता, क्योंकि साइकोलॉजी ऐसी बन जाती है कि अगर ये सब जल्दी मिल सकता है तो बाकी सब भी जल्दी मिलना चाहिए। हमारी मेंटेलिटी ये हो चुकी है कि पैसा फेंक तमाशा देख। दोस्त बेकारी नहीं है अपन, बहुत पैसे अपने पास। जबकि पैसा सिर्फ डिक्सी स्कॉट और अमूल माचो खरीदने का ही होता है।
लेकिन साइकोलॉजिकल ट्रैप इतना स्ट्रेटजिक और स्मूथ होता है कि तेजस्वी लोगों को समझ ही नहीं आता। तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। और अभी तो रुको, जैसे तैसे थोड़े बहुत पैसे इस सब के बाद जो बच जाते हैं, फिर हम क्या करते हैं, फिर यही जल्दबाजी हम अपनी इन्वेस्टमेंट में भी दिखाने लग जाते हैं कि हाल लगाओ हाल फायदा, देर लगाओ क्या फायदा। अब देख तू हम बस ये सोचते रहते हैं कि फॉरेन बुफे कैसे बन सकते हैं, क्योंकि वॉरेन बुफे में तो टाइम लगेगा। अब क्योंकि असली वेल्थ क्रिएट करने में तो 15-20 साल का लंबा टाइम और इन्वेस्टमेंट डिसिप्लिन चाहिए, जो कि हमें बहुत ही बोरिंग लगता है। इसलिए हम क्विक मनी, तुरंत दान, महाकल्याण जैसी स्कीमों के चक्कर में पड़ जाते हैं। पैसा ही पैसा होगा। इसी चक्कर में हम स्टॉक मार्केट में ऑप्शंस ट्रेडिंग या क्रिप्टो जैसे रिस्की गैम्बल्स में अपनी मेहनत की कमाई स्वाहा कर देते हैं। हम कंपाउंडिंग की पावर को भूलकर रातों रात अमीर बनने का सपना देखते हैं और अंत में उसी जगह पहुंच जाते हैं जहां से शुरू किया था। हम तो गए मास्टर, हम तो गए। अब मैं आपको एक बहुत ही मस्त लाइन सुनाता हूं मेरे दोस्त की, जो उसने तब बोली थी जब मैंने उससे बोला कि भाई थोड़े थोड़े पैसे लगा, एक साथ पूरे मत डाल। तब उसने ये सुनहरा सेंटेंस बोला था कि लगाओ तो हद कर दो, वरना प्रोग्राम रद्द कर दो। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। वाह, क्या महान विचारधारा है। वैसे मैं आपको बताना चाहूंगा कि भैया जी पे 3 लाख का लोन हो गया है 3 साल के लिए। अब इन सबसे ऊपर जो एक और चीज है वो है लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। वर्किंग क्लास और कॉर्पोरेट मजदूर इस बात से काफी अच्छे से रिलेट कर पाएंगे कि जैसे जैसे किसी इंसान का इंक्रीमेंट और प्रमोशन होता है और उसकी सैलरी बढ़ती है, वैसे वैसे उसकी जरूरतें भी बढ़ने लगती हैं और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी काफी ऊपर जाने लगता है। कल तक जो इंसान साधारण कैफे और नॉर्मल खाने में खुश था, सैलरी बढ़ते ही उसे कॉफी पीने के लिए स्टारबक्स जाने की जिम्मेदारी महसूस होती है और खाने के लिए मैकडी, बर्गर किंग और लापिनोज जाना पड़ता है। 15 मिनट पहले मैं यहाँ से निकला, वही के वही कपड़े पहने हुए हैं। अरे अमीर बनो अमीर। हम अपनी इनकम बढ़ने के साथ साथ अपने खर्चों को इतनी तेजी से बढ़ाते हैं कि बचत का रेशियो हमेशा वहीं का वहीं रह जाता है। तो मेरे दोस्त, अगर आप भी इस कैटेगरी में हो तो आप भी एक ट्रेडमिल पर ही दौड़ रहे हो, जहां आप जितना तेज भागते हैं स्पीड उतनी ही तेज हो जाती है, लेकिन आप पहुंचते कहीं भी नहीं है। दरअसल इस पूरे सिस्टम को डिजाइन इस तरीके से किया गया है कि आप हमेशा एक कंज्यूमर बने रहें, लेकिन कभी भी मालिक न बन पाएं, क्योंकि आपकी फाइनेंशियल अंडरस्टैंडिंग की कमी ही बड़ी कंपनियों जैसे नेस्ले और हल्दीराम के प्रॉफिट का सोर्स है। लेकिन कभी कभी मैं अपनी मर्जी का कुछ भी खा लेता हूँ। अब प्रॉब्लम तो बहुत अच्छे से समझ आ चुकी है, लेकिन इसका सलूशन क्या है? वीर गति को प्राप्त होने से पहले क्या इस चक्रव्यूह से निकलना पॉसिबल है पार्थ? तो अच्छी खबर यह है कि बिल्कुल पॉसिबल है। अगर आपकी एज 20 साल से ज्यादा है और आपको लगता है ना कि यार जिंदगी कंट्रोल में नहीं आ रही है, मैं बस भागता ही जा रहा हूं और जिंदगी हर कदम पर एक नई जंग बनती जा रही है और मुझे ये लग ही नहीं रहा कि मैं कहीं पर भी अच्छा कर पा रहा हूं या किसी भी लड़ाई में जीत पा रहा हूं, चाहे वो सेविंग्स की लड़ाई हो या शांति से जिंदगी जीने की, तो दोस्त अच्छी खबर यह है कि आप इसमें अकेले नहीं हो। आज के टाइम पे हर एक इंसान इसमें या तो फंस चुका है या फंसने वाला है। तो मेरे दोस्त, आपको इंफीरियर फील करने की कोई जरूरत नहीं है। लेवल सबके निकलेंगे, बट निकलेंगे उसके जो खड़ा रहेगा यहाँ पे। दरअसल ये एक बहुत ही टफ टाइम है। आज की डेट में 20 से 30 साल का होना ही अपने आप में सबसे टफ बात है। सोसाइटी की जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो बिल्कुल इंसेन है, कंपैरिजन इंसेन है। आप सब कुछ सही भी कर रहे हैं तब भी महंगाई कैचअप किए जा रही है। आपकी इन्वेस्टिंग उतना रिजल्ट नहीं दे रही है, आपने कंपाउंडिंग के इफेक्ट्स नहीं देखे हैं। रियलिटी ये है कि सिचुएशन में होना एक्चुअल में बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। मैंने भी सिचुएशन देखी है और इनफैक्ट अभी भी देख ही रहा हूँ। मैं समझ सकता हूँ कि आप किस तरह परेशानी से गुजर रहे हो। एक चीज़ जो मैं आपको बोलना चाहूँगा कि इस समय पे आईने में देखकर अपने आप को कोसना बंद करिए, गाली देना बंद करिए, क्योंकि इसमें आपकी कोई भी गलती नहीं है। लेकिन ये एक सच्चाई तो है, इसलिए सच्चाई से तो जूझना ही पड़ेगा। तो नंबर 1, बिलीव इन डिसिप्लिन। इस बात को अपने दिमाग में डाल लो कि सिर्फ और सिर्फ डिसिप्लिन ही है जो आपको इस चक्रव्यूह से बाहर निकाल सकता है। डिसिप्लिन इसलिए काम करता है क्योंकि डिसिप्लिन के साथ साथ कोई भी चीज करते करते वो चीज नेचुरल लगने लगती है। शुरुआत में टफ लगता है, लेकिन 21 दिनों के बाद वो चीजें बिल्कुल नेचुरल हो जाती है। क्योंकि डिसिप्लिन से भले ही आपको शक्तियां नहीं मिलती, लेकिन डिसिप्लिन से आपकी किसी भी चीज में लगने वाली एनर्जी और विल पावर बहुत कम हो जाती है। तो ये जो SIP और RD है, ये डिसिप्लिन बिल्ड करने का एक तरीका ही है। वो आपको अंबानी नहीं बनाएगा, लेकिन जब हर महीने की 5 तारीख को पैसे कट जाएंगे तो सेविंग्स की एक हैबिट बिल्ड हो जाएगी और फालतू खर्चे ना करने की भी हैबिट बिल्ड हो जाएगी। तो पैसा ऑटोमेटिकली खुद सेव होगा और उसी से मोटिवेशन भी मिलेगा। नंबर 2,
इस गलतफहमी में मत रहिएगा कि 400 की स्टारबक्स की कॉफी नहीं पीने से मैं करोड़पति बन जाऊंगा। 7 करोड़। कि मैं अगर उस गोवा की वेकेशन पे नहीं जाऊंगा तो मेरी गाड़ी भी आ जाएगी, घर भी आ जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होगा। ये नहीं है कि छोटे छोटे पैसे बचाकर आप एक बहुत ही बड़ी जिंदगी बना लेंगे। इट्स अगेन अबाउट बजट कि लेट्स से अगर आप 100 रुपए कमाते हो तो उसमें से आप 30 रुपए अपने लिए रखिए, बिना झिझक, बिना शर्म, बिना हया के। उसको अपने ऊपर खर्च करिए, जहां भी जैसे भी आप खर्च करना चाहते हैं। इसलिए 30% गिल्ट फ्री खर्च करिए, क्योंकि ये आपने अपनी मेहनत से कमाया है। नंबर 3, जो सबसे ज्यादा जरूरी है, किसी भी तरह के प्रेशर में आकर फाइनेंशियल जिम्मेदारियां मत लीजिए, फिर चाहे वो कोई लोन हो या कोई बड़ी EMI। 20 से 30 साल की एज में आपको सिर्फ और सिर्फ एक लोन लेना चाहिए, उसका नाम है एजुकेशन लोन। वो भी सिर्फ उतना जितना आसानी से पे हो जाए, जिसकी किस्त महीने के 10-15 हज़ार से ज़्यादा ना हो। और 40 की एज में आप ले सकते हैं होम लोन, लेकिन उससे पहले नहीं। वो भी अगर आपको लगे कि ज़रूरी है तो ही लें, सिर्फ एस्थेटिक्स के लिए नहीं। दुनिया इतनी तेजी से बदल रही है कि आपको पता ही नहीं होगा कि कुछ साल बाद आप कहाँ नौकरी कर रहे होंगे, कौन से शहर में, कौन से देश में सेटल होंगे। तो क्यों अपने ऊपर 25 साल की उम्र में ये जिम्मेदारियां डालना चाहते हैं कि आप घर खरीदने और EMI देने के बंधन में बंध जाएं? वो सैलरी आपका पिंजरा बन जाएगा, क्योंकि अगर इमोशनल होकर ऐसा कर लिया तो जिंदगी भर वहीं फंस के रह जाओगे। एंड आई एम श्योर कि आपके आसपास ऐसे लोग होंगे जो इसमें फंसे होंगे, लेकिन वो आपको बताएंगे बिल्कुल उल्टा, एक अचीवमेंट की तरह कि देखो मैंने तो इतनी कम एज में ही घर ले लिया था। क्योंकि ये तो बोलेंगे नहीं कि ओवर स्मार्टनेस के चक्कर में जवानी की लंका लग गई, ना हरिद्वार देखा ना गोवा देखा। जवानी दलती जा रही है, बुढ़ापे की ओर में कदम बढ़ते हुए। कितना दुख भरी जिंदगी है। जितना ज्यादा आप अपनी जरूरतों को लिमिटेड रखेंगे, अपनी इच्छाओं पर अच्छे से खर्च करेंगे, अच्छे से इन्वेस्ट करेंगे, उतना ही आप अपने पैसे को, अपने टाइम को और अपनी लाइफ को एंजॉय कर पाएंगे, वो भी बिना किसी तरह के प्रेशर के। एंड इस पॉइंट पे ना अपने माँ बाप से अपने आप को कंपेयर मत करिएगा, अपने दोस्तों से अपने आप को कंपेयर मत करिएगा, दुनिया से अपने को कंपेयर मत करिएगा। हर एक इंसान की जर्नी अलग होती है, हर एक इंसान की स्टार्टिंग पॉइंट अलग होता है, फिनिशिंग पॉइंट अलग होता है। क्योंकि आपकी जिंदगी आपकी सिचुएशन में सिर्फ आप जी रहे हैं, दूसरे लोग आपकी जिंदगी में नहीं जी रहे हैं। दूसरे लोगों को कोई आइडिया नहीं है कि आपकी जिंदगी में क्या हो रहा है, आप भूखे हैं या बीमार हैं, घर से ऑफिस जाने का किराया भी है कि नहीं है। तो जो सच में अच्छा लगे, जिससे सच में खुशी मिले, सिर्फ उस चीज को वैल्यू करो। दुनिया को दिखाने के लिए कभी कुछ नहीं करना चाहिए। जाते जाते एक और बोनस टिप जो मैं आपको देना चाहूंगा वो है कि आप दिल्ली वालों से क्या सीख सकते हैं। ये लोग क्या करते हैं कि आप सेकंड हैंड आईफोन खरीद सकते हैं, आप सेकंड हैंड कार खरीद सकते हैं। तो उसके लिए आपको 1 लाख रुपए देने की जरूरत नहीं है, आप 10-15 हज़ार में भी खरीद सकते हैं गफ्फार मार्केट से। तो मेरे दोस्त, आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई रिसर्च के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल बजर बिट्टू दुनिया से। मेरा नाम है मृदुल द्विवेदी।